नमस्कार साथियों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। बहुत दिनों से मेरी वीडियोस चैनल पर नहीं आ रही थी। इसका बहुत सारा कारण है, लेकिन मैं वो कारण आपको नहीं बताऊंगा। जितने भी दिन मैं अभी चैनल से ऑफ था, यानी कि मैं नए लोगों से मिल रहा था, वो लोग भी हमसे पूछ रहे थे कि मैं कैसे स्टॉक मार्केट में इंटर कर सकता हूँ। तो इसका सिंपल सा जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं वो सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। बट ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वही करते हैं और उन्हीं को करना चाहिए। बिगनर्स उसे ना करें तो बहुत अच्छा है। ख़ास करके अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं अपने जर्नी को, तो ट्रेडिंग ना ही करें। इन्वेस्टिंग से अपना जर्नी स्टार्ट करें, तभी आपकी जर्नी एक सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ेगी। नहीं तो कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद ही ख़त्म हो जाने वाली है, ये फॉर श्योर है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हाँ ना वाला बात है। आप अगर बिगिनर हैं तो पैसा लूज़ होगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। इसलिए मैं उन सभी लोगों को यही बताना चाहता था कि अगर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, तो आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें। और मेरे पास कोई भी प्लेलिस्ट नहीं था इन्वेस्टिंग का, इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेलिस्ट हो जहाँ से ए से जेड तक एक ऐसा वीडियो सीरीज़ हो जिसे आप देखकर स्टॉक मार्केट को सीख सकें। तो इस सीरीज़ का प्रयास, इस सीरीज़ को बनाने का यही मकसद है मेरा, कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी एजुकेशनल, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाए, ए टू जेड एकदम सीरीज़ वाइज, जिससे आपको स्टॉक मार्केट में इंटर करने के लिए किसी और की मदद ना लगे। खुद ब खुद आप उसे समझकर, जानकर, इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। देखो, ज़िंदगी में पैसा 2 तरह से कमाया जाता है। पहला एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, जो भी काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर कोई फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं, किसी को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से जो पैसा आता है प्रेज़ेंट टाइम में, उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, आप अनलिमिटेड या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, सिर्फ़ अगर आप एक्टिव इनकम से पैसा कमाएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप पैसिव इनकम को भी इनकम का सोर्स बनाएँ। और स्टॉक मार्केट आपको ये फ्रीडम देता है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने पैसे को सोते हुए भी ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे कमाने के लिए हमेशा काम ही करना पड़े, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट यही फ्रीडम देता है कि आप वहाँ से आपने जो भी अमाउंट उसमें डाला होगा, धीरे-धीरे करके वो ग्रो होगा और आपको उस पे कोई ध्यान नहीं देना है, बस पैसे डालकर वो हमेशा धीरे-धीरे ग्रो होता जाएगा। आज के वीडियो का मकसद ही वही था कि हमें स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखो, आप सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी में, सब्जी मार्केट में आपको सब्जियां मिलती है, अलग-अलग तरह की सब्जियां मिलती है, फिर चाहे वो टमाटर हो, गोभी हो, आलू हो, गाजर हो, मूली हो, ऐसे अलग-अलग तरह के सब्जियां हमें सब्जी मार्केट में मिलता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट भी होता है, जहाँ पर सब्जी की जगह स्टॉक्स मिलता है। अब ये स्टॉक्स अलग-अलग कंपनीज़ की हो सकती है। आपने बहुत सारे फेमस कंपनीज़ का नाम सुना होगा, मैं अभी वो भी बाद में बताऊँगा। लेकिन ये कैसे फंक्शन करता है स्टॉक मार्केट, पहले वो समझते हैं। हम जैसे आम इन्वेस्टर्स जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग किसी कंपनी में स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एबीसी कंपनी है। 1 मिनट, हाँ, ये एक एबीसी कंपनी है। ये एबीसी कंपनी अपना शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करता है। अपने कंपनी को कहाँ लिस्ट करता है? स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट से हम जैसे आम इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है, होना भी चाहिए, सेफ्टी का मामला, क्योंकि ये देखिए, पैसा बहुत हार्ड और बहुत मेहनत से कमाया जाता है और उनका सेफ्टी का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेवारी बनती है। आप सबके मन में कभी ना कभी डाउट ज़रूर आया होगा, तो क्या अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या वो कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? अगर भाग गई या फिर पैसा लेके चले गया तो क्या होगा? या फिर ऐसा कभी होता है क्या? मैं एग्जांपल देता हूँ एक। आप जानते हैं पूरे देश भर में एक बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ की पैसों का लेन-देन, हम पैसे बैंक्स में रखते हैं।
पता है ये किसके भरोसे रखते हैं? इस पूरे बैंक्स को रेगुलेट करने वाला एक गवर्नमेंट बॉडी होता है जिसे हम आरबीआई कहते हैं, और इसका जो कानून है बहुत बहुत सख्त है। मतलब अगर कोई बैंक थोड़ा-सा भी अगर मिस्टेक करे तो उसे बहुत बड़ा-बड़ा पेनल्टी लगता है। तो जिस वजह से ये पूरा सिस्टम अच्छे से प्रॉपर्ली काम करता है। उसी तरह क्या है, स्टॉक मार्केट में ऐसी ही एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसे हम सेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेबी, जिसका काम होता है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। बहुत सारे चीज़ें होती है कि कुछ इन्वेस्टर के साथ गलत ना हो जाए। फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन ना हो जाए किसी स्टॉक में। किसी स्टॉक में कोई ऐसा नहीं कि फॉल्स डाटा दे रहा है, फॉल्स प्रॉफिट यहाँ पे दिखाकर इन्वेस्टर से पैसा लिया जा रहा है। ये सारी चीज़ को देखने का काम कौन करता है? सेबी करता है। और जहाँ पे भी गलती पाया जाता है तो उसे अपने कानून के हिसाब से उसे सज़ा भी मिलता है, राइट। सो आप सबको डरने की बात नहीं है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा सेफ़ है। जैसे कि आपका पैसा बैंक में सेफ़ है, उसी तरह आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी सेफ़ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शेयर्स क्या होता है हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर एक पीस ऑफ लैंड है। देखो, कंपनीज़ बहुत बड़ी-बड़ी होती है, मान के चलो 1000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की। तो एक आदमी तो उसे नहीं खरीद सकता। इसलिए क्या करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट, उस कंपनी को इक्वल डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जिसे हम शेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस लैंड को 100 बराबर हिस्से में बाँटा है, जिससे हर एक स्क्वायर आपस में बराबर है। इसे हम एक शेयर कहेंगे। अभी मान लेते हैं कि इस पूरे कंपनी को हमने पूरे लैंड को हमने कितने हिस्से में बाँटा? 100 हिस्से में। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसमें हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 100। अभी मान के चलते हैं कि हर एक स्क्वायर को अगर किसी को खरीदना है तो उसे 1 रुपया देना पड़ेगा हर एक स्क्वायर को। यानी कि अभी वैल्यूएशन अभी इस कंपनी का क्या हो गया? 100 गुना 100 शेयर्स और गुना 1 रुपया हर एक स्क्वायर का। तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यूएशन? 100 रुपये इस कंपनी का वैल्यूएशन हुआ। हालांकि इतना कम नहीं होता है, मैं एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको नंबर्स में उलझे ना, आप नंबर्स में ना उलझे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको 1 शेयर खरीदना है तो आपको 1 रुपया लगेगा। अगर 5 शेयर खरीदना है तो 5 रुपया लगेगा। अगर 10 शेयर खरीदना है तो 10 रुपया लगेगा। इतना सिंपल है। कोई भी ज़मीन जो है ना, हमेशा आप देखेंगे कि ज़्यादातर ज़मीन टाइम पे एप्रिसिएट होता है हर एक साल, चाहे वो 15% से हो, 20% से हो या 30% से हो। अलग अलग फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है कि रियल इस्टेट कब बढ़ता है कब घटता है। तो मान के चलते हैं कि ये लैंड 20% से हर एक साल बढ़ता है। कितना परसेंट से बढ़ता है? 20% गेन, 20% ईच ईयर। ठीक है, 20% से हर एक साल बढ़ते हैं। तो एक साल बाद जब इस कंपनी के होल्डर्स अपने स्टॉक्स को बेचेंगे तो उसे कितना मुनाफा होगा, अब ये कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है कि मैंने अगर 10 शेयर खरीदा है, यानी कि मैंने उस समय टोटल कितना खरीदा है? 10 खरीदा है। 10 खरीदा है यानी कि हमने 10 रुपये इन्वेस्ट किया है। एक शेयर का दाम 1 रुपये था, राइट। अब 20% से हमारा मार्केट बढ़ा, उस पूरे पीस ऑफ लैंड का वैल्यू बढ़ा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी 20% से बढ़ेगा। यानी कि 10 रुपये का 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, 20% अगर बढ़ जाए तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे +2, यानी कि अब हो जाएगा हमारा 12। ये इन्वेस्टमेंट था 10 रुपये। 10 रुपये क्या था? इन्वेस्टमेंट था, और ये हमारा हो गया प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। तो हमारा टोटल अब उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया है 12 रुपये। यानी कि अगर हम उस शेयर को अभी उन 10 शेयर को अगर हम बेचना चाहें तो हम अब 2 रुपये के प्रॉफिट में बेच सकते हैं। यानी कि 10 रुपये का स्टॉक अब हम 12 रुपये में बेच सकते हैं। ये एक पीस ऑफ लैंड से हमने आपको बताया कि शेयर्स क्या होता है और ये कैसे मतलब कैलकुलेट होता है। चलिए अगर एक और कंपनीज़ का एक
उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आए। ये एक कंपनी है जिसका नाम है, मान के चलते हैं एबीसी कंपनी है, ठीक है। इनमें 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर 100 हिस्से में डिवाइडेड है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 100 है, ठीक है। अब हर एक शेयर का प्राइस कितना है, मान के चलते हैं 20 रुपये है हर एक शेयर का प्राइस, ठीक है। हर एक शेयर का प्राइस कितना है, 20 रुपये। तो वैल्यूएशन अभी क्या हो जाएगा इस कंपनी का, हो जाएगा हमारा 100 गुना 20, यानी कि अभी हम 200 रुपये का इस कंपनी का वैल्यूएशन है, ठीक है। अगर किसी ने 5 स्टॉक्स खरीद के रखे हैं, ठीक है, तो उन 5 स्टॉक का प्राइस, 5 स्टॉक का 200 नहीं 2000 होगा, सॉरी फॉर राइट। हाँ, किसी ने 5 स्टॉक खरीदा है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर है, टोटल कितना स्टॉक खरीदा है, 5 स्टॉक, शेयर 5, तो उस समय उसे लगा होगा 100 रुपये इन्वेस्टमेंट। अब जब इस कंपनी की ग्रोथ 20% से अगर होती है तो इसका भी पैसा 20% से बढ़ेगा, यानी कि 100 रुपये अब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर यही कंपनी 20% से घट जाती है तो ये 100 रुपये हमारा कितना बन जाएगा, 80 रुपये बन जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों मायने में होता है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर कंपनी घट जाएगी तो हमें लॉस होगा। ये सिंपल सा फंडा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा कंपनी लिस्टेड है, लगभग 5,500 से ज़्यादा आई थिंक, और उन सभी स्टॉक्स में बहुत सोच समझकर हमें इन्वेस्ट करना होता है, ताकि हम उन ही स्टॉक्स को पकड़ें जो कि फ्यूचर में जाकर ग्रो करे, या फिर हिस्ट्री में एक अच्छा रिजल्ट इम्प्रूव करते जा रहा हो, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहा हो, अपने सेल्स को बढ़ाते जा रहा हो। ये कुछ फेमस कंपनियां हैं जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोग अब इन कंपनीज़ का नाम जानते हैं, क्योंकि वो डेली लाइफ में उनका यूज़ होता ही है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, TCS का यूज़ नॉर्मल नहीं होता है बट इनडायरेक्टली होता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, इन्फोसिस, SBI, HDFC और एयरटेल, ये बहुत फेमस कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये आप सब इनका नाम ज़रूर सुनते होंगे। तो इस कंपनी में भी अगर आप हिस्सेदार बनते हैं तो जैसे प्रॉफिट करेगी कंपनीज तो आपको प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट करेगी उतना ही प्रॉफिट होगा, जितना लॉस करेगी उसी % से आपको भी लॉस होगा। इन कंपनीज को इनके साइज़ के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, जिससे हम अलग अलग कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान पाएंगे। चलिए पहले हम इसे साइज़ के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। इन सभी कंपनीज, जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, इनको हम 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से: स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनी एंड लार्ज कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी हम उसे कहते हैं जिनका साइज़ 0 से 1000 करोड़ के बीच में होता है, यानी कि 0 से कितना हज़ार करोड़ के बीच में, 1000 करोड़ के बीच में जिस कंपनी का साइज़ रहता है उसे हम कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज़। और उसके बाद आता है मिड कैप कंपनीज़, जिस कंपनी का साइज़ होता है 1000 करोड़ से 10,000 करोड़। और फाइनली आता है लार्ज कैप कंपनीज़, जिसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा की होती है, प्लस की होती है, राइट। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको और साइज क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं उससे अब समझाता हूँ। क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज़ होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और उसके बाद हाई रिस्क कंपनी कहते हैं इसे क्या कहते हैं, हाई रिस्क। उसके बाद मिड कैप कंपनी, मॉडरेट रिस्क आ जाता है। और उसी तरह जब लार्ज कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा रिस्क बहुत लो हो जाता है, इसे हम लो रिस्क कहेंगे, राइट। आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायलॉग सुना होगा, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। अच्छा, उससे इसका लेना देना है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जिस कंपनी में भी अगर ज़्यादा रिस्क है तो वहाँ रिवार्ड भी ज़्यादा होता है, यानी कि आपके प्रॉफिट ज़्यादा बनने के चांसेस भी होते हैं, और उसी के साथ आपके ज़्यादा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं।
अब जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही। अब हम कुछ बात बताते हैं आपको रिस्क के रिलेटेड। रिस्क का क्या मतलब होता है एक्चुअल में? बोलने में बहुत आसान है या फिर हो सकता है कि अच्छा लग रहा हो सुनने में। बट रिस्क का मतलब होता है कि जब भी कोई इकोनॉमी पे संकट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली 2019 में कोविड-19 आया था, तो एक रिसेशन सा आ गया, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया, मतलब सब चीज़ लगभग कंपनीज़ बहुत लॉसेस में जाने लगी। तो उस समय क्या हुआ, जो भी छोटी कंपनीज़ थी, यानी कि जो स्मॉल कैप कंपनीज़ थी, उनमें सबसे ज़्यादा लॉसेस देखने को मिले। और ऐसी कंपनीज़, छोटी कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा लॉस होता है उस समय, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा जो है हार्म होता है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि मिड कैप में थोड़ा कम, और उसके बाद आता है लार्ज कैप, जो कि एक्चुअली ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं। लार्ज कैप को बहुत कम ही फ़र्क पड़ता है, मतलब कम नहीं, मतलब ठीक है, 20% 15% बहुत हो जाता है उनके लिए, 30% भी बहुत हो जाता है, तो इतना ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो ये 50-70% इस तरह से मार्केट में नीचे जाती है। तो ये सारे हमें चीज़ें कोविड के समय देखने को मिला। और रिस्क से यही है कि ये देखो, ये एक छोटा पौधा है यहाँ पर, ठीक है? अगर रिस्क ज़्यादा यहाँ इसलिए क्योंकि अगर आंधी आएगी तो तुरंत उड़ जाएगा। उसी तरह ये मिड लेवल का है, इसका थोड़ा-सा जड़ है, तो होगा नुकसान लेकिन उतना नहीं होगा, ठीक है? उसी तरह फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में उनका जड़ बहुत मजबूत होता है, बहुत दिनों से कंपनी है, लोकल एरिया में एकदम जमे हुए हैं, तो उन कंपनीज़ को ज़्यादा लॉसेस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि हालाँकि ग्रोथ भी थोड़ा लिमिटेड ही है। अब मैं बताता हूँ कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए आप सबको। थोड़ा-सा मैं पिछला स्लाइड पे जाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। स्मॉल कैप में आप अपनी रिटर्न को 30% तक रिटर्न हर 1 साल एनुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करिएगा। हाँ, कंपनीज़ की होती है, कुछ कंपनी कम होती है। मैंने आप ओवरऑल बताया कि स्मॉल कैप कंपनीज़ में 30% के एवरेज रिटर्न होगी, 28, 30, 25 इसके अराउंड, ठीक है? और उसके बाद मिड कैप कंपनीज़, इसमें अगर आप देखेंगे तो 20% के अराउंड आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। ये एक बीच का परसेंटेज है। और उसके बाद आता है लार्ज कैप कंपनीज़। लार्ज कैप में हालाँकि बहुत कम रिस्क होने के कारण इसमें आपका पैसा सेफ़ रहता है, बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है, तो आपको ग्रोथ करने के चांसेस भी थोड़ा कम ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आप 12 से 14% अगर अगर निकल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जनरली यही निकलता है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपको कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, किस साइज़ की कंपनी में अगर इन्वेस्ट करें तो। अगर स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम 30% के प्रॉफ़िट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप में करेंगे 20% को कर सकते हैं, और लार्ज कैप में करेंगे तो 12 से 14% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब हम स्टॉक मार्केट में सिर्फ इसी तरीके से हम इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होता है, अलग-अलग तरीके इन्वेस्ट करने के। स्टॉक्स में हमने सीखा कि कैसे क्या-क्या चीज़ होती है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये सारा चीज़ें हमने सीखा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी में क्या है ना कि आपको रिसर्च करना पड़ता है, क्या सही है, क्या गलत है, बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, हर एक स्टॉक को चूज़ करने से पहले। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपके लिए कोई फंड मैनेजर बैठा होता है, वो खुद स्टॉक्स को पिक करता है अपने माइंड को यूज़ करके, और वो प्रॉफ़िट बनाता जाता है। आपका सिर्फ़ काम यही होता है, म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा उसे दे देते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करता है आपके बदले। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। म्यूचुअल फंड अलग-अलग तरह के होते हैं, जैसे स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड हो गया, कोई मिड कैप का हो गया, कोई लार्ज कैप का हो गया। मैं अभी एग्ज़ाम्पल के साथ भी अभी बता देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर स्टॉकेज खोला है, एंड स्टॉकेज में यहाँ हमारे पास इंडाइसेस हैं। इंडाइसेस में अगर बात करें तो बहुत सारे इंडाइसेस हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले निफ्टी 50। निफ्टी 50 ब्लू चिप कंपनी, ये लार्ज कंपनी का लार्ज कैप कंपनीज़ का स्टॉक्स है इसमें। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से स्टॉक्स होते हैं। ये देखो, आईटीसी, मैंने जो रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, एयरटेल, आईसीआईसी, इन्फोसिस, ये सारे कंपनीज़ हैं, राइट? और उसके बाद अगर हम स्मॉल कैप में जाएँ या फिर मिड कैप में जाएँ तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको व्यू ऑल करके यहाँ पर। मिड कैप की कंपनी देखिए, निफ्टी मिड कैप,
यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारे स्टॉक्स आएंगे जिसमें अगर कोई मिड कैप की म्यूचुअल फंड कंपनीज है, म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पर इन सारे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है एग्जैक्ट इसी तरह नहीं करें, उनका वेटेज अलग होगा, अलग अलग कंपनी में अलग अलग वेटेज के साथ इन्वेस्ट करेंगे। फिर उसी तरह है यहाँ पर स्मॉल कैप, जैसे कि निफ्टी 100 स्मॉल कैप, तो इसमें स्मॉल कैप की कंपनीज ही सिर्फ आती है, ठीक है। तो इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट होती है। आइए अब हम लास्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ETF। ETF म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, बट यहाँ कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि स्टॉक मार्केट में, अच्छा नहीं बताया हूँ, स्टॉक मार्केट में दो मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक अकेला मार्केट नहीं है, यहाँ पर दो मार्केट है। पहला NSE और दूसरा है BSE। ये दो मार्केट है। ये दोनों मार्केट कुछ कंपनीज का लिस्ट बना के एक बकेट बनाकर म्यूचुअल फंड की तरह फंड तैयार करता है। म्यूचुअल फंड नहीं, एक फंड तैयार करता है, एक स्टॉक्स, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को मिलाकर। हाँ, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर रहते हैं, जैसे कोई अगर साइज़ वाइज अगर वो बना रहे हैं तो स्मॉल कैप ETF, लार्ज कैप ETF, मिड कैप ETF इस तरह से बनाएंगे। अगर कोई सेक्टर वाइज बना रहे हैं तो फार्मा ETF, फाइनेंशियल ETF या ट्रांसपोर्ट ETF, बैंकिंग ETF इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ETF में इन्वेस्ट करना मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका दो इम्पॉर्टेंट कारण हैं, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब वहाँ पे हमें मैनेजमेंट का कॉस्ट देना पड़ता है। वो कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट होता है, दो कॉस्ट होता है बेसिकली। एक होता है एग्जिट लोड, जिसको जो कि ज़्यादातर फंड में 1% का होता है। यानी कि अगर आप एक साल के अंदर अगर किसी इन फंड में से अपना फंड निकालते हैं तो आपको कितना 1% उसको चार्ज देना पड़ेगा। और दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। ये भी एक चार्ज होता है, अलग अलग फंड में अलग अलग होता है। मैंने रफली बताया 1%, कहीं 2% भी, 3%, 4% भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सारे जो एक्सपेंस है, यहाँ पे जो खर्चे हैं, जो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपको खर्चा देना पड़ता है, को ETF में नहीं देना पड़ता है, जिस कारण ETF कई मायने में म्यूचुअल फंड से बेटर होता है। आज का वीडियो में हम यही तक सीखे। हम सबसे पहले क्या सीखे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, शेयर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस किस तरह से फंक्शन करता है। और हम फिर समझे कि क्लासिफिकेशन स्टॉक्स का साइज के हिसाब से, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, और फिर उसके बाद हम समझे कि कौन कौन से एसेट्स हैं जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एंड लास्टली ETF में इन्वेस्ट करते हैं। ये तीन तरीके होते हैं हमारे पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए।